हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो अब सीधे शब्दों में समझे, बायो का मतलब तो हो जाएगा आपका बायोलॉजी, अर्थात कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और आपका टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि तकनीक। जो तकनीक, जो नए नियम, जो नए कानून, जो नए तरीके आप इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें कहलाती है आपकी तकनीक, अर्थात की टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए, पहले हम लोग क्या करते थे कि दिल्ली से आपके छपरा तक की सफर को हम कैसे करते थे, पैदल जाते थे। धीरे धीरे थोड़ा सा और तकनीक विकसित हुआ, साइकिल से जाने लगे, थोड़ा और विकसित हो गया। फिर हम लोग क्या करने लगे, उसके बाद हम लोगों ने बैलगाड़ी आदि चीजों का इस्तेमाल किया। धीरे फिर ट्रेन, फिर प्लेन। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी की तो वजह से चल रहा है। मतलब क्या कि तकनीक क्या है, तकनीक वह माध्यम है जिसके माध्यम से मानव अपने जिंदगी को और सरल और आसान बनाता है। ठीक है, अर्थात कि तकनीक एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को और आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं। तो कंफर्टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें गर्मी लगती थी, पहले हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद पंखा आ गया, उसके बाद कूलर आ गया, उसके बाद एयर कंडीशनर आ गया। मतलब क्या कि हम अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, हम अपने आप को सुविधा देने के लिए जितनी भी प्रकार के नए नए तरकीबों को अपनाते हैं, उस नए तरकीबों को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी या तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो तकनीकी हम अपनाएंगे, जिनसे हम कुछ नए चेंजेस करेंगे। टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित कर ले, लेकिन प्रकृति को नहीं बदल सकती है। ये सभी को पता है कि हम कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन क्यों ना बना लें, लेकिन प्रकृति से मिलने वाली उस प्रॉपर ऑक्सीजन को हम तुलना नहीं कर सकते हैं। कितना भी हम घर में ठंडा माहौल क्यों ना बना ले, कितनी भी ऐसी कूल क्यों ना कर ले, लेकिन प्रकृति का जो ठंडापन है, प्रकृति की जो शीतलता है, उसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम कोशिश करते हैं कि पूरी प्रकृति जैसा काम कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रकृति के समान सारे जितने भी सुविधाएं हैं हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी जिंदगी को आसान जरूर बना लेते हैं। जैसे देखिए कि हम अगर चाहें कि एक बच्चे को सिर्फ कृत्रिम तरीके से, बिना प्रकृति सपोर्ट लिए हुए, बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से, यानी बिल्कुल कृत्रिम तरीके से हम इस बच्चे को तैयार करें, तो यह हमारे लिए इम्पॉसिबल है, यह संभव नहीं है। हम कुछ भी करें, लेकिन प्रकृति सहारा हमें लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें स्पर्म चाहिए, तो स्पर्म के लिए आपका मेल चाहिए, मेल चाहिए। उसके बाद क्या, अगर हमें क्या करिए, एक चाहिए, तो हमें चाहिए फीमेल कैंडिडेट, हमें क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। तो इस कंडीशन में आप किसी भी तरह से कोई भी तकनीक अपना लीजिए, बिना आपका प्राकृतिक स्रोत के हम कृत्रिम तरीके से ये काम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कंफर्म हो गया कि हम बायोलॉजी में चेंजेस तो करेंगे, तकनीकी बदलाव तो करेंगे जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, लेकिन उसमें जो सहयोग होगा तो वह प्रकृति का सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि प्रकृति के बिना हम अपने आप को उस रूम में बैलेंस नहीं कर सकते। जरा गौर कीजिएगा कि बायोलॉजी अर्थात कि बायोटेक्नोलॉजी में हम अगर स्टार्टअप की बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप कब हुए, सबसे पहले किन चीजों को बनाने के स्टार्टअप किए। तो सबसे पहले लोगों ने जो बनाया, जो आइटम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया, वो चीज था आपका एल्कोहल। क्या चीज था, एल्कोहल। तो एल्कोहल सबसे पहले बनाया गया, किसके फॉर्म में, बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में। मतलब क्या, तकनीकी अगर देखा जाए, तकनीक अगर जीव विज्ञान के तकनीक की बात की जाए, तो इसके क्षेत्र में सबसे पहला भूचाल कहां से आया, एल्कोहल से आया। तो एल्कोहल बना कैसे, तो एल्कोहल वास्तव में शर्करा जो होता है, अर्थात की जो शुगर होता है, इसके किण्वन क्रिया के द्वारा हमने एल्कोहल को प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले क्या हो गई कि हमारी एल्कोहल की तकनीक हमें प्राप्त हो गई। अब एल्कोहल प्राकृतिक तरीके से जो हम प्राप्त करते थे, अब वो कृत्रिम तरीके से प्राप्त करने लगे। क्रिया हमने इस्तेमाल किया इसमें किण्वन, इसमें कौन सी क्रिया इस्तेमाल किया हमने,
किण्वन क्रिया। लेकिन यह जो किण्वन क्रिया है, वास्तव में किण्वन क्रिया तो प्रकृति है, जैसे श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया भी प्रकृति है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव या छोटे जीव होते हैं जो किण्वन क्रिया करते हैं, जैसे ईस्ट है, तो ईस्ट में किण्वन होता है, क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में जो ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, इस ग्लूकोज को पूरी तरह नहीं तोड़ पाते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो ये पाइरूवेट के फॉर्म में टूट जाता है। किसके फॉर्म में टूटता है? पाइरूवेट के फॉर्म में टूट जाता है। पाइरूवेट के फॉर्म में टूटता है मतलब क्या? C6 वाला अगर कार्बन 6 वाला अणु है तो ये कार्बन 6 वाला अणु टूट के कार्बन 3 वाले अणु में बदल जाता है। तो इसमें क्या होती है कि ऊर्जा पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? पाइरूवेट। ऐसे कहते हैं हम लोग क्या? किण्वन क्रिया। तो इसमें आपको एसिड बन के तैयार होते हैं। जैसे कभी कभी किण्वन क्रिया की तरह आपके बॉडी के अंदर भी होता है। जैसे खूब ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो दौड़ते हैं तो आपके मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज टूट नहीं पाएगा, और उस समय वहां पर एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और एसिड बनने की वजह से मांसपेशियों में आपको क्या होगा? दर्द महसूस होगा। उसी प्रकार से जो यहाँ पे ईस्ट है, ये भी क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका पूरी तरह से टूटता नहीं है, तो यहाँ पर भी एसिड तैयार होता है, और वह जो एसिडिक आइटम जो तैयार होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल के रूप में प्राप्त होता है। तो सबसे पहला स्टार्टअप किस पे किया गया? बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहली शुरुआत आपका एल्कोहल पे किया गया। अगर बात की जाए इनसे पहले भी, तो ईस्ट की किण्वन की क्रिया की अगर बात की जाए तो ये प्रागैतिहासिक काल में भी था। ये जानने वाली बात है कि जिस ईस्ट की किण्वन क्रिया की बात कर रहा है, तो इनके बारे में ज्ञात अगर हमारे पास अगर प्रूफ देखा जाए तो ये प्रागैतिहासिक समय में भी इनके बारे में प्रूफ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या प्रागैतिहासिक काल से ही ये आपका स्रोत बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम लोगों ने इसमें क्या चेंजेस करके ये इस प्रकार के फॉर्म तैयार किया। इसकी तैयार करने की जो आपकी कृत्रिम विधि है, इनकी शुरुआत सबसे पहली बार जो पहल किया गया वो फ्रांस के द्वारा किया गया। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और आपका यूएसए ये टॉप मोस्ट कंट्रीज के रूप में आते हैं। दरअसल होता ये है कि वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजी की सुविधा ज्यादा होती है। जैसे कि आपको अगर किसी भी चीज की, अगर मान लीजिए कि कोशिका के बारे में खोज करना है, तो कम से कम बेसिक चीज तो चाहिए आपके पास। माइक्रोस्कोप तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, स्लाइड चाहिए, यानी ऐसी इंपोर्टेंट चीज तो चाहिए जिनके माध्यम से आप कोशिका को देख सके। कोशिका को देखेंगे तब उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। लेकिन ये तकनीक हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। जहां कहीं भी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वहां पे खोज होता है। तो उसी तरह से यह बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहली बार कहां से हुई? फ्रांस में हुई। और फ्रांस में जब यह खोज हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी शुरुआत किया गया। अन्य देशों में शुरुआत का मतलब क्या? जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब फ्रांस में शुरुआत हो गया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी आधार पे क्या बना लिया अपना? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने बना लिया अपना पेनिसिलिन। क्या बना लिया? पेनिसिलिन बना लिया। और पेनिसिलिन किस पे खोज करके? एस्चेरिचिया कोलाई पे खोज करके। तो इसी तरह से आपके अलग अलग वैज्ञानिक, फिर वाटसन एंड क्रिक किस पे खोज कर लिया? डीएनए पे खोज कर लिया कि डीएनए का कटिंग कैसे करना है, डीएनए का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो इस फॉर्म में अलग अलग जितने भी वैज्ञानिक थे, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग पार्ट को अपनाकर और उसके बारे में व्याख्या करी, और उससे क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी में विस्तार शुरू हो गया। ठीक है, ये क्रम जो था फ्रांस से चल के ब्रिटेन तक पहुंच गया। ठीक है, इंडिया में तो आने में लाखों, मतलब कम से कम सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि इंडिया की तकनीक यहाँ तक इतना डेवलप ही नहीं है। तो क्या हो गया कि वहां से टेक्नोलॉजी ब्रिटेन तक पहुंच गई। अब ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसमें खोज करना अपना स्टार्टअप किया। ठीक है, क्रमिक रूप से अगर स्टार्टअप की अगर बात कीजिएगा तो ये फ्लेमिंग 1928 में, फ्लेमिंग ने स्टार्टअप कब किया था? 1928 में। ठीक है, अगर उसके आगे बात कीजिएगा तो उनसे पहले, उनके बाद वाटसन एंड क्रिक किए थे। कब किए थे? 1953 में। वाटसन एंड क्रिक 1953 में। मतलब क्या, यह क्रम जो है आपका सीक्वेंस के फॉर्म में चला आया। लेकिन फ्रांस जो सबसे पहली बार
बायोटेक्नोलॉजी को लेकर अपना जो कृत्रिम तरीके से मटेरियल तैयार करने की जो स्टार्टअप किए थे, वो इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने स्टार्टअप किया 1818 में। कब स्टार्टअप किया था इन्होंने? 1818 में। समझिए ध्यान से कि 1818 की बात है जब फ्रांस ने पहली बार आपका क्या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में वर्क किया था। उसके बाद आपका धीरे धीरे परिवर्तन हुए। 1928 में फ्लेमिंग ने आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पे वर्क किया। उसके बाद 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने वर्क किया। तो यह टेक्नोलॉजी का लेवल जो था आगे बढ़ता चला गया और लोगों को लगने लगा कि इस टेक्नोलॉजी में चेंजेस करके हम बहुत सारे ऐसे चीजें में बदलाव कर सकते हैं जो हमारे जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। अब बेहतर बनाने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए किसी जीव के अंदर वांछित गुण चाहिए, मतलब आपने चाह लिया कि इस जीव के अंदर सेम ऐसा ही गुण चाहिए जैसा हम मन में सोच रहे हैं, तो वैसा गुण लाने के लिए ये तो कंफर्म है कि आपके अंदर कोई भी अगर क्वालिटी है तो किसकी वजह से? जीन की वजह से है। क्योंकि सारा ज्यादा जितना भी आपके अंदर क्वालिटी है उन सभी का कोडिंग जीन के फॉर्म में हुआ है। तो ये क्या होगा कि ये जीन का फॉर्मेशन अगले क्रम में चला जाएगा, अगले स्टेप्स में चला जाएगा। तो अगले स्टेप में जाने का मतलब क्या हो गया कि ये जीन का स्ट्रक्चर जो होगा अगले स्ट्रक्चर के फॉर्म में जाएगा। अगले स्ट्रक्चर के फॉर्म में जाने का मतलब अगर तुलना किया जाए तो एक जीन को अगर कटिंग करके किसी भी रूप में निकाल कर अगर दूसरे जीवों के अंदर अगर इस जीन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उनके अंदर नया क्वालिटी हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें नई क्वालिटी चाहिए तो हमें जीन का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि इतना टेक्नोलॉजी कब विकसित होगा कि हम जीन को कटिंग करेंगे और जीन को कटिंग करके दूसरे जगह पे ट्रांसप्लांट सेम आपका नेचुरल वे से कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी मेथड तैयार किए गए और इनकी शुरुआत जो बायोटेक्नोलॉजी में इनकी शुरुआत की गई तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक चेंजेज आ गया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए कटिंग कैसे होता है। उसके बाद डीएनए कटिंग करने के बाद डीएनए को हम ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को क्या पढ़नी है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़नी है। अब देखिए ये बातें तो हमने स्टार्टअप की कर ली कि शुरुआत कैसे हुआ। अगर हम जानने की कोशिश करें कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इनमें देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि देखिए तो बात कर लेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी की ये तो शुरुआत हमने देख ली। तो अगर हम लीगली बेस है, अगर ऑथेंटिक बेस है, अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सारी बातें बता दी आपको। मतलब कि अगर इसे डिफाइन करने की बात हो तो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी कृत्रिम तरीका है, एक ऐसा तरीका आपके पास है जिनसे क्या कर सकते हैं आप? सजीव जितने भी होंगे आपके पास उन सजीवों के क्या करेंगे? सजीवों के डीएनए और जीन में चेंजेस करके, डीएनए और जीन में चेंजेस करके उसमें एक नई क्वालिटी को आप सृजन करेंगे। में चेंज करके नए क्वालिटी का आप सृजन करेंगे। या सीधे शब्दों में कहें कि हम क्या कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सजीवों का उपयोग करके हम नए पदार्थों को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में क्या है? जो हमारे पास सजीव है, जो जीव जंतु हमारे पास अवेलेबल है, उनके संसाधनों का उपयोग करके हम नए जीव की उत्पत्ति करने की कोशिश कर सकते हैं। यही टर्म हमारा क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आप लोग को? अर्थात क्या? बायोटेक्नोलॉजी सजीवों का ही उपयोग है, इनडायरेक्टली कहा जाए तो। उसके बाद क्या कहा जाता कहता है आपका कि इसके अंदर की बायोटेक्नोलॉजी अगर हमें मिल गया तो इनके अंदर कितने तरीकों से बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात क्या? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कितने तकनीक कार्य करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर का बात कीजिएगा तो इसके अंदर दो प्रकार की टेक्नोलॉजी अर्थात दो प्रकार की तकनीक काम करती है। एक तो आपका काम करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, एक काम करती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया? ये एक पार्ट हो गया आपका तकनीक, ये पहला तकनीक। और दूसरा है आपका रासायनिक इंजीनियरिंग।
मतलब कि केमिकल इंजीनियरिंग। अब केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी दोनों के आधार पर, इन्हीं दोनों मेथड के आधार पे पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी रन करती है। ठीक है, अब जो भी चेंजेस हमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना है, जैसे देखिए आप जब +2 करते हैं उसके बाद आप चाहे तो ग्रेजुएशन बायोटेक से कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग BCA करते हैं, तो आप चाहे तो बायोटेक से कर सकते हैं। तो देखिए बात कर रहे हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की और रासायनिक इंजीनियरिंग की, ये दो मेथड है। इस दो मेथड के आधार पे आपका बायोटेक्नोलॉजी काम करेगा। मतलब क्या, सजीवों का इस्तेमाल करने का हमारे पास दो तरीका है, दो मेथड है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सजीवों का इस्तेमाल हम प्राकृतिक चीजों को भी कृत्रिम तरीके से कर सकते हैं। इन दो तरीकों से, इन दो तरीकों में क्या आपका, एक तो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जरा गौर कीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेन पार्ट आपका यही है। दूसरा आपका रासायनिक इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन पार्ट सबसे ज्यादा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, वास्तव में यह एक ऐसे टेक्नोलॉजी का मेथड है, मतलब ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि किसी में से, किसी भी जीव से, किसी भी सजीव से, किसी भी सजीव से डीएनए को कटिंग करते हैं। किसका कटिंग करते हैं, डीएनए काटते हैं, डीएनए काटते हैं, और इसका उपयोग क्या करते हैं, और इसका उपयोग हम दूसरे जीवों पर करते हैं, और उसका उपयोग दूसरे जीवों पर करते हैं, दूसरे जीवों पर करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जैसे मान लीजिए कोई सजीव है, अब उसका डीएनए कटिंग कर लिए, मतलब जीन को किसी भी तरह काट लिए, और निकालने के बाद हम क्या कर लिए कि उस डीएनए का प्रयोग हमने कर लिया दूसरे जीव पर। मतलब क्या, जो गुण उसके अंदर था, जो जीन हमने कटिंग किया है, वह गुण अब हमें चाहिए एक नए जीव के अंदर। तो हमने क्या कर लिया, वहां से कटिंग किया, और वहां से कटिंग करने के बाद हमने दूसरे जगह पे ट्रांसप्लांट किया। तो ये चीजें आपकी कहां में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वास्तव में जो जीन की है, अब उनके अंदर चेंजेस करने वाली आपकी तकनीक है, अर्थात कि जीन टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने वाली चीज, इसको हम लोग डीएनए इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए डीएनए इंजीनियरिंग क्या है, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। डीएनए इंजीनियरिंग पूछ ले, जीन इंजीनियरिंग पूछ ले, जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछ ले, या बायोटेक्नोलॉजी का कोई मेथड पूछ ले जिसमें जीन को ट्रांसप्लांट करने की बात की गई है, ये सभी के सभी पार्ट आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि जीन के अंदर कुछ इंजीनियरिंग, मतलब कुछ तकनीकी बदलाव करने की बात कही जा रही है। तो जीन के अंदर तकनीकी बदलाव क्या होगा, या तो आप नए गुण डालेंगे, या फिर पुराने गुण को आप उसमें से क्या करेंगे, पुराने गुण जो होंगे उसमें से निकाल कर किसी और में डालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दोनों काम, दोनों मेथड जो अप्लाई किया जाता है, वह सब के सब किस मेथड के अंतर्गत आते हैं, तो सभी के सभी मेथड कहलाते हैं आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये तो समझ में आ गई कि डीएनए में चेंजेस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। लेकिन बात ये आती है कि फिर ये रासायनिक इंजीनियरिंग क्या होता है, अर्थात कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सीधी सी बात है कि रासायनिक इंजीनियरिंग मतलब कंफर्म है कि इसमें बाहर से हम लोग किसी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। बाहर से क्या करना है कि हमें किसी केमिकल का इस्तेमाल करना है। जब हम केमिकल का यूज बाहर से करेंगे, किसी रासायनिक पदार्थ का, किसी केमिकल का यूज बाहर से करेंगे, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग आपका वर्क करेगा। मतलब क्या, केमिकल इंजीनियरिंग वास्तव में क्या है कि हमें बाहर से केमिकल का इस्तेमाल करके, और हमें क्या करना पड़ेगा कि सजीव के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्या होगा इसमें, तो देखिए यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हम केमिकल का उपयोग कर, जिसमें केमिकल का उपयोग कर हार्मोन के सिक्रेशन का बड़ा चेंज करते हैं। हार्मोन सिक्रेशन में बदलाव कर लेते हैं, हार्मोन सिक्रेशन में बदलाव कर ले, या फिर क्या कर सकते हैं, डीएनए के फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, जीन के फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ भी अगर हम चेंजेस करें,
या कुछ भी आइटम अगर हम इसमें चेंजेस ला दें किसकी वजह से, इस केमिकल की वजह से, तो ये हमारा कहलाएगा केमिकल इंजीनियरिंग। क्या कहलाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, अर्थात कि केमिकल इंजीनियरिंग एक मेथड है जिस मेथड में क्या कर सकते हैं कि हम हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ा दे, डीएनए का, जीन में, इन सभी में कुछ भी चेंजेस जो करेंगे ये सब के सब क्या कहलाएगा हमारा, ये सभी के सभी केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होगा। क्लियर है आप लोग को। तो ये हो गया आपका क्या, रासायनिक इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये रेस्ट आपका क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों के उपयोग करके हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात एक और आती है, अब बात ये भी आती है कि हम अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ले या रासायनिक इंजीनियरिंग करें तो इसके लिए हमें, इस तकनीक को उपयोग करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चीज। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या रासायनिक इंजीनियरिंग कुछ भी करनी है तो पहले तो मुझे टारगेट डीएनए चाहिए। क्या चाहिए हमें, टारगेट डीएनए चाहिए। टारगेट डीएनए का मतलब क्या, जिस डीएनए में हमें बदलाव करना है, जो क्वालिटी हमें चाहिए, तो पहले तो हमें टारगेट का पता लगाना पड़ेगा ना। वही वाला हाल हो गया कि जब अर्जुन जब वो मारने के लिए तीर लेकर तैयार है तो उससे पूरे मछली के अंदर दिखाई क्या दे रहा है, तो पूरे मछली के अंदर आंख की पुतली दिखाई देना, ऐसा हमारा एम, हमारा टारगेट भी तो दिखना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें क्या होना चाहिए कि हमें पहले टारगेट का पता लगाना पड़ेगा। क्या पता लगाना पड़ेगा कि हमें उस टारगेट का पता लगाना पड़ेगा, मतलब क्या कि डीएनए, जिस डीएनए में हम चेंजेस करना चाहते हैं वो डीएनए टारगेट वाला हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस डीएनए को हम टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करेंगे कि जो टारगेट डीएनए है उसमें आवश्यकता अनुसार चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी जो उस क्रिया को चेंजेस करने में हमारी मदद करे। क्योंकि आपको बताए थे कि एंजाइम वास्तव में एक उत्प्रेरक का काम करता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि रिएक्शन को तेज जरूर कर देता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स चाहिए, तो ये एंजाइम्स हो गया, यहाँ पे आपका चेंजेस करने के लिए एंजाइम चाहिए, टारगेट डीएनए चाहिए, और फिर जहां पर हम इस डीएनए को रोक डालेंगे तो उस डीएनए को फिर हमें क्या चाहिए, एक अदर एनिमल्स के, अदर जीव जो भी जहां भी हमें करना है उसके लिए जहां पे हमें चेंजेस चाहिए वो फिर सेकेंड टारगेट हमें पता होना चाहिए। ये तीन मौलिक चीजें चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आपका रासायनिक इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजी किस मेथड पे, किस सिद्धांत पे कार्य करती है। कल हम लोग इसके आगे जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी में और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।